व्हाट द फक हैपन लास्ट मंथ। सो जो लोग मेरा पोस्ट फॉलो करते हैं उनको पता है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जो लोग नहीं करते हैं, लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक बैकग्राउंड की पूरी कहानी कहाँ से शुरू हुई और क्या उसका परिणाम निकला। इस कहानी की शुरुआत होती है 2010 में। उस टाइम पे मेरी उम्र रही होगी कुछ 25 साल, बिकॉज़ उस टाइम मैंने हाउस हंटिंग की शुरुआत करी थी और 2011 आते आते मैंने अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 प्रोजेक्ट देख चुका था एंड फाइनली आई डिसाइडेड टू गो विद पंचशील विलास। 2011 में वहाँ पर बुकिंग होती है, लेकिन 2011 में जब एक्सटेंशन पे स्टे ऑर्डर लग जाता है तो मई 2013 में बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन होता है। एज पर बिल्डर बायर एग्रीमेंट 36 महीनों के अंदर अंदर विला का जो पोजेशन है वो डिलीवर होना था। इसको एक्चुअली ये विला कहते हैं, बट दीज आर एक्चुअली रो हाउसेस जिसके अंदर ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड पे कंस्ट्रक्शन होती है। 36 महीने के बाद 6 मंथ का इसमें ग्रेस पीरियड भी था। 2017 तक पोजेशन आ जाना चाहिए था। आप यकीन नहीं करेंगे कि 2013 तक इन्होंने बहुत तेज़ी से काम करा। इनफैक्ट दिसंबर आते आते 2013 तक ये 85% पैसा ऑलरेडी ले चुके थे। उसके बाद 3.5 साल तक काम का अता पता नहीं था, काम हो भी रहा था नहीं भी हो रहा था। लेकिन अगली जो डिमांड आती है वो आती है जून 2018 में। ऑलमोस्ट 4.5 साल के बाद अगली डिमांड आती है 10% की। अब 2018 आते आते मैं 95% पैसा ऑलरेडी दे चुका था। इसके बाद अब 2020 आ गया था। उसके बाद इन बिटवीन 2018 से 20 तक मैंने इनके कई ऑफिस के चक्कर काटे। इसके बाद बहुत सारे लोगों से वहाँ पर मिला भी। हर 6 महीने में जब आप वहाँ पर जाओ तो कोई नया ही बंदा आपको वहाँ पर देखने को मिलता था, जिसको अगेन पूरी स्टार्टिंग से कहानी समझाओ। और इनफैक्ट कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं साइट पे खड़ा होकर अपने घर का जो काम है वो खुद होते हुए देख रहा होता था। 2-2, 3-3 घंटे वहाँ पर बैठ के सारा काम मैंने होते हुए देखा है। पंचशील विलास के अलावा मैंने इस सोसाइटी के अंदर एक फ़्लैट भी लिया था। उस फ्लैट की रजिस्ट्री लेने के लिए जब मैं जैन 18 को इनके ऑफिस पहुंचा तो वहां पर मैं 2-3 अधिकारी से मिला। उनसे बात भी करी कि पोजेशन को लेकर कि कब दे रहे हो। ऑलमोस्ट बिकॉज अगर देखा जाए तो 9 साल हो चुके थे। ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड मतलब 2 मंजिल का आपको एक घर डिलीवर करना था, उसमें आपने 9 साल लगा दिए। वहाँ पर कोई संतुष्टिजनक जवाब ना मिलने की वजह से 2 दिन के बाद मैंने इनको एक ईमेल लिखी और सेम डे मैंने एक वीडियो भी बनाई जिसको मैं 23 जनवरी को पोस्ट करता हूँ। नॉर्मली ये ईमेल पे जवाब नहीं देते हैं बिकॉज वो चीज़ डॉक्यूमेंट हो जाती है, वो उस चीज़ से बचते हैं। अगेन 21 तारीख वाली ईमेल जो है उसका भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन 23 तारीख को जब मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट करी, आप उसका नीचे लिंक देख सकते हैं, उस वीडियो को देखकर इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं करा, दे रिएक्टेड। और रिएक्ट कैसे करते हैं? बाई सेंडिंग मी अ कैंसिलेशन लेटर। आप यकीन नहीं करेंगे 24 घंटे भी कंप्लीट नहीं हुए थे, इन्होंने मुझे कैंसिलेशन लेटर भेज दिया। लेकिन इसकी जानकारी मुझे 31 जनवरी तक बिल्कुल भी नहीं थी। हुआ क्या कि मैं ये इसी इम्प्रेशन में था कि इनकी तरफ से कुछ कॉल आएगी या फिर बात करेंगे, एटलीस्ट मीटिंग पे बैठेंगे, बात करेंगे कि पोजीशन हम जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे। तो हुआ ये 31 तारीख को मैं ऐसे ही टहलते टहलते मैंने कहा चलो आज एक बार फिर से देख कर आते हैं, हो सकता है वीडियो के बाद कुछ असर हुआ हो या तो इन्होंने काम करना शुरू कर दिया हो। लेकिन जब मैं साइट पे पहुंचता हूं तो वहां पर मुझे पता चलता है कि मेरी एंट्री बैन हो गई है। वहाँ पर जो अधिकारी थे इनके हरमीत सिंह, उन्होंने मुझे बोला कि आपकी एंट्री बैन है, आप ऑफिस में पता कर लीजिए। ऑफिस में पता करता हूँ तो वो बोलते हैं आपको हमने कैंसिलेशन लेटर भेज दिया है। कैंसिलेशन लेटर ऐसे कैसे भेज सकते हैं? आई वॉज होपिंग कि एटलीस्ट आप बात करेंगे कि इशू को रिजॉल्व किया जाए, बट इन्होंने तो सीधा यूनिलैटरली एक तरफा डिसीजन लेते हुए उन्होंने कैंसिलेशन लेटर भेज दिया। और उस कैंसिलेशन लेटर को भी इन्होंने पुराने वाले एड्रेस पे भेजा जो श्रीनिवासपुरी का है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा श्रीनिवासपुरी का डिसमेंटल का ऑर्डर आ चुका है। एनबीसीसी ऑलरेडी उस जगह को टेक ओवर कर चुकी है और आज की डेट में जहां पर मैं रहता था एटलीस्ट मैं कह सकता हूं कि वो मकान डिसमेंटल नहीं हुआ होगा तो एटलीस्ट खंडर वाली स्टेट में ज़रूर होगा। एक और चीज़, इन्होंने मुझे जो 95% वाली जो डिमांड भेजी थी वो आर.के. पुरम वाले एड्रेस पे भेजी थी बिकॉज मैंने अपना एड्रेस ऑलरेडी अपडेट करवा दिया था। इन्होंने वो जानबूझ के जो लेटर है वो भेजा श्रीनिवासपुरी वाले एड्रेस पे। ऑलमोस्ट 7 दिन तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरा जो विला है वो ऑलरेडी ये कैंसिल कर चुके हैं। उसके बाद मैं अगले दिन इनके ऑफिस जाता हूँ टू कंफर्म कि भाई ऐसा आपने क्यों करा और किस अथॉरिटी के तहत आपने ये डिसीजन लिया है। दे वर नॉट इवन रेडी टू लिसन। मैं वहाँ पर अपनी प्रोटेक्शन के लिए
2 पुलिस वालों को साथ लेकर गया था। इसके बाद वहाँ पर उस दिन की जो मीटिंग थी उसमें ये नतीजा निकला कि इन्होंने बोल दिया कि आप एक मेल लिख दो, हम इसको कंसिडर करेंगे, लेकिन 1 घंटे के अंदर उनका दोबारा से वही रिस्पॉन्ड आ जाता है कि हम आपका जो विला है वो कैंसिल कर रहे हैं। उसमें हम आगे उसको ड्यू टू अनअवॉइडेबल सिचुएशन, ये थी एग्जैक्ट लाइनिंग, ड्यू टू अनअवॉइडेबल सिचुएशन हम उस चीज़ को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। अगले दिन उसके बाद मैं 1 फरवरी को इनके ऑफिस में दोबारा जाता हूँ 2 पुलिस वालों के साथ, वो जो कैंसिलेशन का लेटर है वो लेने के लिए, बिकॉज इन्होंने जिस एड्रेस पे भेजा था वहाँ तो मुझे मिलना नहीं था, तो एटलीस्ट मेरे पास एक प्रूफ होना चाहिए था, कलर कॉपी। वो देने से भी इन्होंने मना कर दिया और एटलीस्ट आधे घंटे की बहस के बाद उन्होंने, जब पुलिस वालों ने जोर डाला तब इन्होंने मुझे वो लेटर की कॉपी दी। इसके अलावा जब मैंने इनसे वहाँ पर अकाउंट स्टेटमेंट मांगी तो इन्होंने अकाउंट स्टेटमेंट देने से मना कर दिया। इन्होंने जो मुझे कैंसिलेशन लेटर भेजा है उसमें लिखा है कि आप अपना जो पैसा है वो इंटरेस्ट के साथ कलेक्ट कर लीजिए आफ्टर 60 डेज़, लेकिन जब मैंने इनसे इंटरेस्ट का परसेंटेज पूछा तो इन्होंने वो भी देने से मना कर दिया। टोटल अमाउंट जो ये रिफंड करेंगे वो भी बताने से मना कर दिया। सारी चीज़ें मतलब यूनिलैटरली हो रही हैं। मुझे नहीं पता था यार, नोएडा एक्सटेंशन में ऐसे छुई मुई टाइप के बिल्डर भी हैं जिनको एक वीडियो डालने पे, मतलब वीडियो में कुछ गलत नहीं था, मैं सिर्फ अपना जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको प्रैक्टिस कर रहा था, बिकॉज मैं इवेंचुअली आई एम द कस्टमर एंड आई एम पेइंग फॉर दैट प्रोडक्ट। जो भी आप सेल कर रहे हो आई एम पेइंग फॉर दैट एंड आई हैव एवरी राइट टू डू वॉट एवर आई वॉन्ट, बिकॉज आप इसमें डिफॉल्टर हो। आप का जो एज पर बिल्डर बायर एग्रीमेंट 36 महीने में होना था जो काम, वो आप 9 साल में भी नहीं कर पाए हो। आई वॉज जस्ट प्रैक्टिसिंग माई फ्रीडम ऑफ स्पीच, और यहाँ पर उस चीज़ को दबाने की कोशिश ऐसे की जाती है कि वो सिंपली एक लेटर भेज देते हैं कैंसिलेशन का। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, प्रोस्पेक्टिव बायर्स जो नोएडा एक्सटेंशन के अंदर इस प्रोजेक्ट में विला ढूंढ रहे हैं। जब ये विला लॉन्च हुए थे तो अप्रॉक्सीमेटली 304 विलास थे इसमें। उसके बाद साइट का जो लेआउट है चेंज करा, उसकी मेरे पास नोटिफिकेशन आई। उसके बाद इन्होंने और कुछ उसमें विलास कम कर दिए, तो उसकी नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आई थी। तो स्टार्टिंग में जो नंबर था वो कुछ डिफरेंट था। जो करंट नंबर है विला का वो है 277। लोकेशन सेम है, आप लोकेशन देख सकते हैं, ये वाला है मेरा विला। विला का नंबर है 277, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंज थिंग ये है कि इनके जो टोटल नंबर ऑफ विलास है वो है 188। ऑब्वियसली मेरा कैंसिल करा है तो किसी ना किसी को तो ज़रूर बेचेंगे। तो ये है विला की लोकेशन सेम है 2011 से लेकर अब तक, बिकॉज 2011 में इनके लॉन्च हुए थे 304 विलास, तो अब रह गए हैं सिर्फ 188 विलास। ये विला नंबर है। आप प्लीज़ इसको लोकेशन को ध्यान से देख लीजिए। ये लास्ट वाली लाइन में 5वां घर पड़ता है इस साइड से। अगर आप विला ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़ इस वाले विला से दूर रहिएगा, बिकॉज इसके ऊपर अब एक कोर्ट केस चलेगा। वो जो भी चीज़ है वो चलती रहेगी। अगर आप खरीद रहे हैं तो प्लीज़ इस वाले से एटलीस्ट दूर रहिए, बिकॉज दिस हैज़ नॉट बीन सेटल्ड येट। 2011 में जब मैंने विला बुक करा था तो उस टाइम पे मेरी शादी नहीं हुई थी। 2012 में मेरी शादी हुई, और उसके बाद जब आने वाले कुछ और सालों में जब भी मैं किसी शादी ब्याह या फंक्शन में जाता तो वहाँ पर मुझसे मेरे रिश्तेदार या दोस्त पूछते थे, भाई तेरे उस विला का क्या हुआ, बनाए हो या नहीं बना। स्टार्टिंग के 1 या 2 साल तक तो मैं उनको ये बोल रहा था कि हाँ एटलीस्ट अभी बन रहा है तो 1 या 1.5 साल के अंदर मिल जाएगा। जब ये साल और बढ़ते रहे, 2 के 3 हुए, 3 के 4 हुए, 4 के 5 हुए, तब रिश्तेदारों ने सवाल के बदले मज़े लेने स्टार्ट कर दिया। वो पूछते थे कि भाई कौन सा अंदर पकड़ लिया जिसने 2 फ्लोर की जो बिल्डिंग है वो बना नहीं पा रहा है। उसके बाद जब मुझे भी समझ आने लगा कि हाँ यार कहानी कुछ ऐसी ही होगी, तब मैं उस सवालों से बचता रहता था। 2012 में मैं यूपी मूव हुआ था दिल्ली से, ये सोचकर कि ये एक उम्मीदों का प्रदेश है, यहाँ पर एक ना एक दिन तो ज़रूर अपना जो घर है वो मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं पता था कि ये वेट इतना लंबा हो जाएगा कि एटलीस्ट 10 साल तक पहुँच जाएगा। सरकार को यहाँ पर एक चीज़ सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि जो बायर्स हैं वो लिमिटेड हैं, मतलब जो डिमांड है वो लिमिटेड है, आपके जो फ्लैट्स हैं वो अनलिमिटेड है। अगर आप बायर्स के हित को सुरक्षित नहीं करोगे तो नया वाला जो इन्वेस्टर होगा, इनफैक्ट जो नए बायर्स होंगे, वो इसी सवाल को लेकर घबराते रहेंगे कि यार जो पुराने वाले हैं उनको तो मिले नहीं, इनफैक्ट जो मिले हैं उनकी भी हालत बहुत जर्जर है। जब तक आप वो विश्वास नहीं बनाएंगे पुराने बायर्स में, तब तक नया जो बायर है वो डरा रहेगा और आपकी इकॉनमी जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। इस चीज़ को अगर मैं को रिलेट करूँ पुराने टाइम के एग्जाम्पल से, अगर आपने देखा हो पुराने टाइम में जितने भी रूलर या फिर शासक रहे हैं या फिर राजा महाराजा रहे हैं,
वो अपनी जो नगरी होती थी उसमें डेवलपमेंट करने के लिए क्या करते थे, नदी के आसपास वो क्या करते थे, कुछ तालाब बनवा दिए या फिर बाउंड्री की जो वॉल है वो लंबी करवा देते ताकि जो दूसरे रूलर हैं वो उन पर अटैक ना कर सके। तो उससे होता क्या था कि जब वहाँ पर लेबर आती थी उनको पैसा मिलता था, वही पैसा लेबर वहाँ पर जो खाने पीने वाले होते थे उन पर आगे इन्वेस्ट करते थे, फिर वही कारीगर वही पैसा अपने बच्चों के भविष्य के लिए मतलब स्कूलिंग में या फिर इधर उधर इन्वेस्ट करते थे, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वही पैसा घूमकर टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास वापस जाता था। तो इस तरह से डेवलपमेंट भी हो जाती थी प्लस इकॉनमी भी चलती रहती थी। तो यहाँ पर मैं सरकार से एक और इल्तजा ये करना चाहूँगा कि जब भी बेल आउट की सिचुएशन आती है तो उस केस में प्लीज़ आप बैंक और बिल्डर्स को सपोर्ट ना करें, उनको जो फाइनेंशियल एड्स या फिर आप जो सरप्लस पैकेजेस देते हैं वो उन्हें ना देकर अगर आप एग्जिस्टिंग बायर्स के हितों की सुरक्षा करने में वही पैसा लगा दे तो जो एंड यूज़र ऑलरेडी फंसा हुआ है वो अगर सुरक्षित फील करेगा तभी नए जो बायर्स हैं उनके अंदर वो आत्मविश्वास आएगा कि वो अपना जो पैसा है वो इकॉनमी में लगाए, बिकॉज इसी तरह से इकॉनमी बढ़ती है। 2017 में रेरा आया था। रेरा स्टैंड्स फॉर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और इसके अलावा यहाँ पर 3-4 और बॉडीज़ हैं जो नेशनल बॉडीज़ हैं, जैसे एनजीटी हो गई जो नवंबर या दिसंबर में हल्ला मचाती है। तो एनजीटी नवंबर या दिसंबर में जाके वो नींद से जागते हैं, लेकिन पूरे 10 महीने वो सोते रहते हैं जब यहाँ पर पूरे जो बिल्डर्स हैं बिना ग्रीन शेड या बिना प्रोटेक्शन के यहाँ पर धूल उड़ती रहती है और काम चलता रहता है। सो इनफैक्ट रेरा को भी इन्होंने 2017 में जब लाए तो रेरा ने भी क्या काम कर लिया, रेरा एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको इन बिल्डर्स को रेगुलेट करना था, लेकिन अब वो क्या कर रही है, वो सिर्फ हमारे कंप्लेंट करने के बाद एक्शन में आती है और उसके बाद जो ऑर्डर भी वो पास होता है उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करवा पाते हैं बहुत सारी जगहों पर। सो अगर रेरा यहाँ पर प्रोएक्टिवली कुछ स्टेप्स ले तब जाकर इन बिल्डर्स के ऊपर कोई लगाम बनाई जा सकती है। बिकॉज अगर रेरा की ही वेबसाइट पे अगर आप देख लेंगे तो बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने अपनी प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन और स्टार्ट डेट है वो मिस रिप्रेजेंट कर रखी है, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डाल रखी है और बिना किसी ने उसको चेक करे अप्रूव भी कर रखा है। सो ये एक बहुत बड़ी नाकामी है यहाँ पर प्रशासन की। सो इसके ऊपर तुरंत ही अगर कोई एक्शन हो तभी बायर्स का जो हित है वो सुरक्षित हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट टूर्स और बहुत सारे नए फ्लैट्स दिखाए, वो उसका मकसद सिर्फ ये था कि ताकि जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स है उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं इन्हीं बिल्डर्स को एक तरह से प्रमोट कर रहा था। लेकिन मैंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से मुझे ये प्रदर्शन या फिर ये वीडियो या फिर ये एक तरह से नया आंदोलन जो है उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। बिकॉज जब ये चीज़ मेरे साथ हो सकती है तो आपके साथ तो अगर होगी तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। और बहुत सारे लोग यहाँ पर डर जाते हैं बिल्डर से कि यार इसके पास पैसा है, पावर है, तो वो कुछ भी कर सकता है, डरा सकता है, धमका सकता है, या फिर आपका अगर आप कोर्ट में चले जाते हैं तो पैसे के दम पर वो कोर्ट केस लंबा खींच सकता है। और बहुत सारे बायर्स होते हैं जो ये पहला कदम लेने से डरते हैं। गाइस, अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ हो जाती है, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ मेक इट सोशल, ताकि बहुत सारे जो नए बायर्स हैं उनको पता लग सके कि एग्जिस्टिंग बायर्स के साथ बिल्डर ऐसा कर रहा है। डरे ना उस चीज़ से, अगर आपको कोर्ट में भी जाना पड़े तो उस चीज़ के लिए तैयार रहें। बिकॉज कानून जो है वो अंधा है लेकिन बहरा नहीं है, वो सुनता है। सुनने के बाद अगर आप उन्हें पूरे फैक्ट्स के साथ डेटा देंगे तो आपको उसका जो नतीजा है वो आपके फेवर में ज़रूर आएगा। सो यहाँ पर तो यार सारी चीज़ें अपने फेवर में है। 95% पेमेंट कर रखी है। ओसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट इनके पास आया नहीं है। ऑफर ऑफ पोजेशन ये भेज नहीं सकते हैं बिकॉज इनके पास ओसी और सीसी है ही नहीं अभी तक। कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट भी नहीं थी। इसके बावजूद यहाँ पर बिल्डर ने यूनिलैटरली डिसीजन लेते हुए, एक तरफा फैसला लेते हुए कैंसिल कर दिया। जिस दिन मुझे मेरे कैंसिलेशन लेटर के बारे में पता चला, इन्होंने मुझे एक ब्लैक एंड वाइट कॉपी जो है वो मेल पे भेजी, तो वही चीज़ मैंने अपने यूट्यूब स्टोरी पे पोस्ट करी थी। और मेरा उस दिन का जो सब्सक्राइबर काउंट था दैट वाज समवेयर अराउंड 7500। सो आई वाज होपिंग एटलीस्ट 10% जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरा जो ट्विटर पोस्ट है उसको रीट्वीट करेंगे, बट आई वाज लिटरली शॉक्ड। नॉट इवन 10%, नॉट इवन 1%, 0.1% लोगों ने उस पोस्ट को रीट्वीट करा, सिर्फ 7 लोगों ने उस दिन। और आज की डेट में भी वो ज़्यादा नंबर बढ़ा नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 30-35 तक बढ़ा है। और यही रीज़न होता है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ हो जाती है,
बायर्स के साथ जो कम्युनिटी है उसको सपोर्ट नहीं करती है, और यही एक मेजर रीज़न है कि हम इस लड़ाई में अक्सर हार जाते हैं। तो गाइस, इस चीज़ में अगर ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ जब आपके साथ हो आपको उस टाइम पे हल्ला करना है। अगर मान लीजिए आपके आसपास किसी और के साथ भी होती है तो प्लीज़ उसको कम्युनिटी का पूरा सपोर्ट चाहिए होता है, तभी वो इस लड़ाई में आगे बढ़ सकता है। और सरकार के ऊपर जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करते हैं तो प्रेशर बनता है, और वो चीज़ जग जाहिर हो जाती है कि एक बायर है जिसको इस तरह से दबाया जा रहा है। सो जब भी आपके सामने ऐसा कोई इंसिडेंट आए तो प्लीज़ उसको शेयर करने से घबराएं मत। एक ट्विटर पोस्ट को रीट्वीट करने में 15 सेकंड का टाइम लगता है। आप इंस्टाग्राम पे जब भी कोई वीडियो देखते हैं तो उसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो होता है 45 सेकंड। सो 1/3 टाइम लगता है एक पोस्ट को रीट्वीट और कमेंट करने में, और इससे बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे बोल दिया कि हम रीट्वीट करेंगे, लेकिन रीट्वीट नहीं करा। मैं आज भी वेट कर रहा हूँ। सो जिन जिन लोगों ने पोस्ट को रीट्वीट करा था उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिन जिन लोगों ने नहीं करा, अभी आप वो जाकर रीट्वीट कर सकते हैं। नीचे दोनों ही ट्विटर लिंक के पोस्ट हैं, आप प्लीज़ जाकर उसको रीट्वीट कीजिए। इस इंसिडेंट के बाद मैंने सोच लिया था कहीं ना कहीं कि यार मैं ये जो चैनल है वो बंद कर दूंगा, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती होती, बिकॉज इससे होता क्या है कि जो नए बायर्स हैं उनके साथ भी ये चीज़ हो सकती है। तो उनको बचाने के लिए मैंने अपनी जो अब स्ट्रैटेजी है उसको बदल दिया है। मैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उनको बहुत ही कम कर दूंगा, फोकस करूंगा सिर्फ रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स में, और इसके साथ साथ एजुकेशनल वीडियोस उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करूंगा। जैसे फर्स्ट टाइम होम बायर्स जो हैं वो कहाँ पर घर खरीदे, कैसे घर खरीदे, और उसके अलावा जो अपना बजट है वो किस हिसाब से प्लान करें। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर जिनको मैं कवर करना चाहूँगा, जिससे आपका जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो सके। रिस्क फिर भी बना रहेगा बिकॉज यूपी है, सरकार की नाकामी है, तो रिस्क फिर भी बना रहेगा, लेकिन आपका जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाएगा। सो अगर मान लीजिए आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए तो आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। सो उन टॉपिक्स के ऊपर वो सारी वीडियोस होंगी। जैसे मान लीजिए पहला जो वीडियो आएगा वो आएगा आप रेरा में कैसे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्रिमिनल ऑफेंस या फिर इकोनॉमिक विन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहते हैं तो कंज्यूमर कोर्ट में आप कैसे फाइल कर सकते हैं अपना केस। इसके बाद अगर आप NCDRC में जाना चाहते हैं तो अपने केस को कैसे अप्रोच करें और बहुत सारे लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ें। बिकॉज इन बिटवीन में यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविस्ट, बहुत सारे लॉयर्स और बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स से मिला जिनके साथ मिलकर मैं अभी कोलैब वीडियोस पे काम कर रहा था। सो अभी वो एडिटिंग प्रोसेस में आपको वो सारी वीडियोस भी देखने को मिलेंगी कुछ, और मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर वो सारी चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। सो आने वाली जो वीडियोस होंगी दे वुड बी फोकसिंग मोर ऑन दी एस्पेक्ट जिससे कंज्यूमर का जो हित है आप उसको सुरक्षित कर सकें। जैसे मान लीजिए एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, वो साइन करते वक्त आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। बिकॉज मोस्टली जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट होते हैं वो बुकिंग अमाउंट देने के बाद साइन होते हैं। सो उस केस में होता क्या है कि जितने भी उसमें क्लॉज होते हैं दे आर एक्चुअली फेवरिंग बिल्डर्स, नॉट दी एक्चुअल एंड यूज़र, या फिर जो बायर होता है उनको ध्यान में रखते हुए वो पॉइंट्स या क्लॉज जो उसमें होते हैं वो ऐड नहीं किए जाते हैं। तो आप उन सारी चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और चीज़ कवर करना चाहूँगा। अगर आपके बिल्डर ने भी आपके साथ कुछ ऐसा ही करा है, चाहे वो पंचशील हो या फिर कोई और बिल्डर हो, नोएडा एक्सटेंशन या नोएडा हो, तो प्लीज़ अपनी जो कहानी है वो पूरी इन डिटेल कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आई ट्राई टू कवर देम इन माय अपकमिंग वीडियोस। उससे होगा क्या कि आपने आज तक जो स्टेप्स लिए हैं वो मुझे भी पता लगेंगे, प्लस जो और नए बायर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग बायर्स हैं, जो ये स्टेप्स लेने से डरते हैं, उनको काइंड ऑफ एक अवेयरनेस मिलेगी ताकि वो भी हिम्मत करके आगे बढ़ सके। अब मेरी लड़ाई है, मुझे कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। इसमें अगर आप चाहें तो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। एज अ कम्युनिटी आप बस इस पोस्ट को जो नीचे मेंशन है इसको रीट्वीट कीजिए ताकि सरकार के ऊपर थोड़ा सा दबाव बने और वो बिल्डर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके। सो अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो जैसा मैंने आपको बताया, मैं श्रीनिवासपुरी में रहता था, उसके बाद क्रॉसिंग रिपब्लिक मूव हुआ और उसके बाद फाइनली आई एम नाउ इन नोएडा एक्सटेंशन। सो अगर आप इन जगहों से हैं तो प्लीज़ पोस्ट को रीट्वीट कीजिए। अगर आपने भी अपनी स्कूलिंग आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुष्प विहार ITO या फिर प्रसाद नगर स्कूल से करी है तो प्लीज़ इस पोस्ट को रीट्वीट कीजिए। अगर आपने अपना
कैरियर इनमें से किसी भी कंपनी के साथ शुरुआत किया है, जिसमें से विप्रो, WNS, एऑन, ह्यूएट या फिर कॉन्डुएंट आती है, तो प्लीज़ इस पोस्ट को रीट्वीट कीजिए। इसके बाद बच जाते हैं कुछ सब्सक्राइबर जो इस चैनल को देखते हैं लेकिन पोस्ट को रीट्वीट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप भी इस पोस्ट को रीट्वीट कीजिए। फाइनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा मेरे चैनल का नाम है आई एम इंडियन, सो अगर आप इंडिया से हैं तो प्लीज़ इस पोस्ट को ज़रूर रीट्वीट कीजिए। सो इसी उम्मीद के साथ कि आपका बिल्डर आपके साथ ऐसा ना करे और आपका बुक किया हुआ घर आपको जल्दी से जल्द मिल जाए, मैं आपको कहता हूँ अलविदा। मैं आपसे मिलता हूँ कल एक नई सीरीज़ के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। और हाँ भाई, एक और चीज़, जिन जिन लोगों ने अभी तक अपना बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन नहीं कराई या अपने घर की बुकिंग नहीं करी है, तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन करते वक्त एक पॉइंट और ऐड करवा लें कि भाई अगर फ्यूचर में अगर आप बिल्डर के खिलाफ कोई ऐसी वीडियो डालते हैं जिसके अंदर कुछ कंप्लेंट्स हैं जो रिजॉल्व होनी चाहिए थी, नहीं होती है, तो उस स्थिति में बिल्डर आपका जो फ्लैट या घर है वो कैंसिल ना कर सके।